गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, समस्त साथीगण और अभिभावकगण और समस्त श्रोता जो इस लाइव को देख रहे हैं। आज इस लाइव के माध्यम से हम आपको एक कक्षा 10 की एक गणित विषय की एक प्रश्नावली, जिसके लिए बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि सर ये प्रश्नावलियाँ बहुत हार्ड हैं। जो गणित में कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं वो सभी जानते हैं कि कक्षा 10 प्रश्नावली 10 से लेकर 13 तक की प्रश्नावलियों को सभी आप हार्ड मानते हैं। और आज यदि उन हार्ड मानने वाले विद्यार्थियों तक यदि आपने आज का लाइव वहां तक आपने पहुंचा दिया, आप लोगों के माध्यम से यदि ये भला काम हो गया, तो मेरी गारंटी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी विद्यार्थी यदि मेरे बीवीएन स्कूल यूट्यूब पर डाली हुई क्लासों के माध्यम से उनको एक एक सवाल का सॉल्यूशन आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। यदि बच्चे ने वो चीज देख लिया तो इसके लिए जो भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय की फ्री रिवीजन क्लास बीवीएन स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान के हर विद्यार्थी के लिए अवेलेबल है, जो बिल्कुल फ्री है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। इसलिए ये सूचना जहां तक आप पहुंचा सकते हैं, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, इस चीज को पहुंचाएं, क्योंकि आपको पता है कि ठीक 2 से 2.5 महीने बच्चों को लॉकडाउन में निकल गए हैं और उनके वो पढ़ाई का जो रोटेशन था, जो रूटीन था, वो उन बच्चों का टूट चुका है। उस रूटीन को वापस लाने के लिए बीवीएन टीम ने इस मुहिम को ठीक 1 महीने पहले शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय तक यदि किसी बच्चे के पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस चीज को हर कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के पास आप पहुंचाएं, ताकि वो अपने लिए गए टारगेट को, अपने गोल को वो अचीव कर सके और बीवीएन द्वारा की गई पूरी की पूरी मेहनत का राजस्थान के अंदर अजमेर बोर्ड में कक्षा 10 और 12 के हर विद्यार्थी को इस चीज का फायदा मिल सके। और आज हम कक्षा 10 और 12 के रिवीजन की बात मैंने आपको बता दी, और आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली नंबर 11 की आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के माध्यम से प्रश्नावली का नाम हमारे पास है समरूपता। देखो, सबसे पहले गणित के अंतर्गत हमेशा आप इस चीज को जान ले, अपन लोग हमेशा क्या होता है, हम लोग हल के पीछे घूमते हैं। हल के पीछे कभी घूमने की आवश्यकता नहीं है। गणित के अंतर्गत सबसे पहला फॉर्मूला, आज मैं आपको वो फॉर्मूले बताने वाला हूं जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आप हमेशा गणित के अंतर्गत आप सवाल के अंदर पहले सवाल को आप समझे, हल को कभी समझने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली चीज, यदि आपको समस्या का पता चल गया तो ही आप उसके हल तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको समस्या का पता नहीं चला है तो आप हल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि गणित पढ़ने की सबसे पहली सीढ़ी आप हमेशा सीखें कि गणित के अंतर्गत हमेशा क्या करते हैं, टीचर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा, टीचर्स भी क्या करते हैं, आते हैं और सवाल शुरू कर देते हैं। कभी सवाल शुरू नहीं करें। पहले सबसे पहले बच्चे को उस चीज का पता होना जरूरी है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और वो क्या है। और सवाल के अंतर्गत जब भी हम सवाल पढ़ें तो आप हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले सवाल समझ में आना जरूरी है। हमें यह पता होना जरूरी है कि सवाल के अंतर्गत हमें क्या दिया हुआ है। सवाल में दिया हुआ है वो यदि आपके समझ में आ गया, और सवाल में क्या पूछ रहा है यदि ये चीज आपके समझ में आ गई, यदि दोनों चीज क्या तो हमें दिया है और क्या हमें पूछ रहा है, यदि ये दो चीज यदि हमारी समझ में आ गई इन दोनों चीजों में, तो आप ये मान के चले कि 50% गणित तो आपके यहीं पर ही समझ में आ गई। तो आप सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे कि सवाल पहले किस तरीके से समझा जाता है,
वो उसका पहले प्लेटफॉर्म कैसे बनाते हैं और उसके बाद में आगे हम सवाल किस तरीके से करेंगे। तो आज हम प्रश्नावली ले रहे हैं जिसको हर विद्यार्थी मानता है कि सर ये प्रश्नावली हमारी समझ में नहीं आती, वही प्रश्नावली हम ले रहे हैं 11 की प्रश्नावली समरूपता। और इससे पहले की प्रश्नावली हमने YouTube चैनल पर हमने करवा चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं BVN स्कूल सीकर YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्नावली 11 और प्रश्नावली का नाम हमारे पास है समरूपता। देखो आप लोगों ने हमेशा दो चीज आपने सुनी होगी, एक तो आती है समरूपता और एक आती है सर्वांग समता। तो देखो सबसे पहली चीज बेटा नंबर 1 पर सर्वांग समता क्या है और समरूपता क्या है, देखो बहुत ध्यान से आपको देखना है। नंबर 1 सर्वांग समता, ये चीज हम पहले पढ़ते आए हैं और अब हम पढ़ेंगे समरूपता। देखो सबसे पहली चीज हमें यह समझ में आना जरूरी है कि भाई सर्वांग समता तो क्या है बेटा और समरूपता क्या है। देखो सर्वांग समता के अंतर्गत सर्वय, जोड़, अंग, जोड़, सम। यहां पर सर्व यानी सभी, अंग यानी अंग, सम यानी सम्मान। यदि किन्हीं दो के सभी अंग, किन्हीं दो आकृतियों के सभी अंग। अब यहां पर हमारे पास हम बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज की। त्रिभुज के अंतर्गत अंग क्या होते हैं, अंग का मतलब अवयव। आपने पढ़ा होगा त्रिभुज के अंतर्गत दो अवयव होते हैं, एक तो क्या होता है कोण होते हैं बेटा, और एक हमारे पास क्या होती है भुजा। तीन ही तो क्या होते हैं कोण और तीन ही हमारे पास क्या होती है भुजा। तीन ही तो क्या होते हैं कोण होते हैं और तीन ही हमारे पास क्या होती हैं भुजा होती हैं। तो ये यहां पर हम किसका काम करेंगे, ये अंग का काम करेंगे। और सम यानी क्या होता है बेटा, सम यानी होता है सम्मान। तो यदि हम त्रिभुज की बात करते हैं तो वे दो त्रिभुज, अर्थात हम यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई दो आकृति जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो उसको पूरा का पूरा ढक लेती है, यानी न तो वो छोटी है न वो बड़ी है। वो कब होती है, जब उनके कोण और भुजा सभी परस्पर संगत कोण, बराबर नहीं, संगत कोण और संगत भुजाएं यदि बराबर होती हैं तो वे आकृतियां हमेशा क्या कहलाती है, सर्वांग सम कहलाती है। जैसे ये त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी, इसकी एक भुजा ये 4 है, ये 5 है और ये 6। और मैं एक त्रिभुज और लेता हूं, त्रिभुज डी ई एफ, इसमें ये 4 है, ये 5 है और ये 6। आप देख रहे होंगे, आप लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर देखो एक भुजा, ये दोनों में बताओ बराबर है कि नहीं है, ये दोनों में बताओ दोनों जगह बराबर है कि नहीं है, और ये हमारे पास बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। क्या मैंने सही लिखा है, आप बताइए, मैंने ये सही लिखा है भाई। सर्वांग सम में मैंने आपको क्या बताया कि यदि इसकी सारी आकृतियां इसके बराबर होती हैं तो यहां पर ये 4, इसको जैसे मैं ऐसे घुमाऊंगा तो घुमाने के बाद ये 5 इधर घूम जाएगी, ये इस पर आ जाएगी, ये इस पर आ जाएगी, तो पूरा का पूरा ढकेगी नहीं ढकेगी। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम क्या है बेटा, त्रिभुज डी ई एफ। क्लियर। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये गलत है। इसके लिखने का तरीका आपको सबसे पहले समझना है। देखो आपको क्या लिखना, जैसे हमने पहले त्रिभुज क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सी हमने लिखा, क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज। अब आप यहां पर आप लोग ध्यान दें, देखो संगत भुजाएं, मैंने यहां पर आपको बताया था संगत भुजाएं बराबर होती हैं। क्या बताया था, संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। वो दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं बेटा, सर्वांग सम होते हैं। तो यहां पर देखो मैंने आपको बताया ये गलत है, तो बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि देखो ए है, ये ए
जैसे ये आकृति हमें पता है भाई ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो तीनों भुजाएं बराबर आ गई तो इसके ऊपर रखेंगे, मैंने आपको बताया वो सर्वांग सम होती है। लेकिन ये लिखने का तरीका जो मैं आपको बताया ये गलत है। सबसे पहली चीज आपके ये पता होनी चाहिए हमें इसको लिखना किस तरीके से है, ये चीज आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है। तो यहां पर हमारे पास देखो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, क्लियर। तो यहां पर हमारे पास क्या है, त्रिभुज ABC। अब यहां पर आप ध्यान दे रहे हैं कि ये जो कोणा है जिसमें एक तरफ 4 और एक तरफ 5, वो किस पर है भाई, E पर है। किस पर है, E पर है। तो यहां पर A की जगह बेटा मैं क्या लिखूंगा, A लिखेंगे। उसके बाद में देखो B कहां पर है बेटा, एक तरफ 4 और एक तरफ 6, एक तरफ 4 और एक तरफ 6, कहां पर है बेटा, F पर। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, F लिख दिया। अब जो बच गया वो D लिख दो, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, D लिख देता हूं। अब आप देखो जो भुजा जिसके बराबर थी वहीं के वहीं पर आई है। देखो AB और EF देखो देखिए दोनों बराबर हैं कि नहीं है, AB और EF, AB भी 4 थी, EF भी क्या है बेटा 4। इसी तरीके से आप देखो BC और FD, लास्ट के दोनों ले लो। BC कितनी है बेटा 6 और FD भी कितनी है 6, दोनों बराबर होंगी। इसके अलावा हमारे पास क्या है AC और ED, देखो AC कितनी है बेटा 5, ED कितनी है बेटा 5, दोनों बिल्कुल बराबर आई कि नहीं आई। तो यहां पर हमारे पास क्या है, जब साधारण भाषा में देखना चाहें, इसको घुमा के जब मैं इसके ऊपर रखूंगा, जैसे यहां से उठाओ और मैं इसको यहां पर रखूंगा, तो E किसकी जगह आएगा, A की जगह आएगा। B के ऊपर कौन आएगा, F आएगा, और C के ऊपर कौन आएगा, D आएगा। जैसे हम घुमा के रखेंगे तो यहां पर ये हमारे पास क्या है, ये सही है जब सर्वांग सम होता है। तो यहां पर हमारे पास यानी यहां पर इसके हिसाब से क्या हो गया, AB के बराबर क्या हो गया DE, जबकि AB के बराबर हमारे पास DE है ही नहीं, इसलिए ये हमारे पास क्या बेटा गलत है और ये हमारे पास क्या है सही है। क्योंकि सर्वांग सम लिखने के बाद हम नीचे एक लाइन लिखते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं एवं संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब संगत कोण कौन सा हो गया, A के संगत कौन सा हो गया, कोण E हो गया। कोण A के संगत कौन सा हो गया, कोण E हो गया। कोण B के संगत क्या हो गया, कोण F हो गया। और कोण C के संगत कौन सा हो गया, कोण D हो गया। संगत कोण बराबर हो गए और संगत भुजाएं क्या हो गई हमारे पास, बराबर हो गई। इस तरीके से हमारे पास ये स्थिति आती है कब, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होते हैं तो आपको ये लिखने का ध्यान रखना है, ऐसे हर कैसे आपको नहीं लिखना है। जो 3 अंग यानी 3 या तो तीनों भुजाएं हो सकती हैं, या 2 कोण एक भुजा हो सकती हैं, या दो भुजा और एक कोण हो सकती है। तीनों कोण एक साथ नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं हो सकते उसका कारण भी हम आपको आगे बताएंगे। तो यहां पर हमारे पास क्या आता है बेटा कि सबसे पहले सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ये चीज लिखते हैं और सर्वांग सम करने के बाद में ये आपको लिखने हैं। अब सर्वांग समता के देखो बेटा नियम क्या है, कि हम सर्वांग समता तो पढ़ लिया हमने, अब ये देखो पीछे की चीजें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रफली एक बार बता रहा हूं। अब सर्वांग समता हमारे पास हर जगह आती है। हमारे पास S तो होती है भुजा, A होता है कोण। S को तो हम क्या कहते हैं भुजा और A होता है कोण। तो सबसे पहला नियम हमारे पास क्या है, S नियम, जो कि मैंने आपको इस उदाहरण के माध्यम से बताया है। यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर होती हैं, जैसे संगत मैंने आपको बताया कि AB के बराबर EF, BC के बराबर FD और AC के बराबर AD। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो एक नियम तो हमारे पास आ गया सर्वांग सम। और सर्वांग सम होंगे, यदि हमने सिद्ध कर दिया इस नियम से सर्वांग सम है, तो ये संगत कोण अपने आप ही बराबर हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास क्या आता है बेटा, SAS। यदि SAS नियम क्या होता है बेटा, SAS नियम ये होता है, जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है क्या बेटा
ABC, और एक त्रिभुज हमारे पास है बेटा DEF, ये हमारे पास है। यदि हमारे पास SAS, ये भुजा दोनों में बराबर है, ये भुजा दोनों में बराबर है, और ये कोण आपस में बराबर है, तो दो भुजा S, ये दोनों भुजा इन दोनों के बराबर, और इनके बीच का कोण, तो यदि किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण एक दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं का बीच का कोण, यदि ये आपस में बराबर होते हैं, क्या यदि ये आपस में बराबर होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, और उस नियम को हम क्या कहते हैं, SAS नियम। अगला हम पढ़ते हैं बेटा ASA नियम। ASA नियम क्या होता है कि जब दो कोण बराबर होते हैं और उनके बीच की भुजा, कैसे, जैसे मैं आपको यहीं पर बताऊं कि ये हमने यहां पर लिया, यहां पर ये कोण इसके बराबर है, कोण B किसके बराबर है, कोण E के बराबर है, और कोण C किसके बराबर है, कोण F के बराबर। देखो ये जब हम अंकित करते हैं तो हमेशा यहाँ पर एक एक लाइन है तो ये दोनों बराबर है, इन दोनों में दो दो लाइन है तो ये दोनों आपस में बराबर है, और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा नियम काम कर रहा है, कोण भुजा कोण, ASA नियम। तो ASA नियम से मूल रूप से ये तीन नियम होते हैं, इन तीनों नियमों के आधार पर तीनों त्रिभुजों को हम क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम कर सकते हैं। अगली चीज हमारे पास आती है बेटा RHS नियम, समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म। तो दो समकोण त्रिभुज होते हैं, तो RHS का मतलब क्या हो गया, देखो बेटा आप देख रहे होंगे ये भुजा, मैं यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहा हूँ, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, और समकोण कर्ण भुजा और ये समकोण है, तो RHS समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म से समकोण दोनों में बराबर हो गया, और समकोण के सामने वाली भुजा को बेटा हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। एक भुजा बराबर हो गई तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो आगे हम जब भी पढ़ेंगे सर्वांग समता के नियम तो माइंड में रखें, हमें देखो तीन अवयव बराबर करने हैं, लेकिन उनका क्रम बराबर होना चाहिए। जैसे हम उठा के उसके ऊपर रखें, जैसे मैंने आपको ये बताया, उठा के उसके ऊपर रखें तो जो भुजा जिसके संगत है उसके नीचे आनी चाहिए। इस तरीके से वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास या तो तीनों भुजा, या दो कोण एक भुजा, या दो भुजा एक कोण, इस तरीके से हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्वांग समता के। अब ठीक इसी तरीके से बेटा हम क्या पढ़ेंगे, हम समरूपता के नियम पढ़ेंगे। देखो आप नाम से समझ रहे होंगे, समरूप जिनका रूप समान होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ताजमहल का चित्र आप छोटा देखते हैं और एक ताजमहल का चित्र आप बड़ा देखते हैं, ये क्या है, ये सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि एक तो छोटा है एक क्या है, बड़ा है। ये आकृतियां क्या होती हैं, समरूप होती हैं, अर्थात इनका रूप क्या है, समान है। इनका रूप क्या है, समान है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अपन ताजमहल तो नहीं बनाएंगे, हम ताजमहल का नाम तो लिख सकते हैं ताजमहल, और मैं एक लिखता हूं छोटा सा ताजमहल। आप देख रहे होंगे, देखो यहां पर आप देखें कि जितना मैंने तय बढ़ा लिया था उसी हिसाब के जय महल, उसी जितना ये बढ़ा लिया उसी अनुपात में मैंने इसको लिखा। यहां पर मैंने तय छोटा लिखा तो इनको छोटा लिखा, अर्थात हमारे पास क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये हमने बड़ा लिया तो ये बड़े बड़े, ये हमने छोटा लिया तो फिर उसी अनुपात में छोटे। जैसे मान लिया ये मैंने 2 सेंटीमीटर का ले लिया तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इस तरीके से 2 चलेगा। ये मैंने 1 ले लिया तो सारे 1-1 चले गए, तो अनुपात क्या हो गया बेटा, इसमें 2:1 हो गया। तो समरूपता में क्या होता है, भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, लेकिन संगत कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। जैसे ये 90 डिग्री पर है तो बताओ सेम ये भी 90 डिग्री पर होगा कि नहीं होगा भाई। ये तो है नहीं कि भाई ये तय ऐसे लिखा जाएगा, तो रूप अलग हो गया ना। तो यहां पर क्या होता है, समरूप आकृतियां कौन सी होती है, पहले सर्वांग सम।
सभी अंग समान होते हैं। अब हम बात करें किसकी, त्रिभुजों की। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं एवं संगत कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होते हैं। समरूप में क्या होता है, संगत कोण किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। अब यहां से समरूपता के नियम हम आगे पढ़ेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि ये चीज आप कक्षा 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, इसलिए ये चीज मैंने आपको बताई है। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये है कि अब हम पढ़ेंगे समरूपता के नियम। आपका नाम समझ में आ गया होगा, जिनका रूप समान होता है। इसमें और इसमें अंतर क्या आया, इसमें कोण बराबर होते हैं, इसमें भी कोण बराबर होते हैं, लेकिन इसमें संगत भुजाएं बराबर होती है, इसमें संगत भुजाएं क्या होती हैं बेटा, समानुपाती होती हैं। तो संगत भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्वांग सम जो होते हैं उनको हम समरूप कह सकते हैं, लेकिन समरूप को हम क्या नहीं कह सकते, सर्वांग सम नहीं कह सकते। समझ रहे हो आप मेरी बात को। सर्वांग सम आकृति को हम समरूप कह सकते हैं, लेकिन समरूप आकृति को हम क्या नहीं कह सकते, सर्वांग सम नहीं कह सकते। आप नाम से भी समझ गए होंगे, सर्वांग सम यानी बिल्कुल समान, तो रूप अपने आप समान दिखेगा नहीं दिखेगा, तो सर्वांग सम को हम समरूप कह सकते हैं, लेकिन समरूप को हम सर्वांग सम नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है, आ रहा है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले समरूपता के कुछ नियमों की हम चर्चा करेंगे। देखो समरूप आकृति मैंने आपको बताई। अब जैसे मैं आपको ये कहूं, वर्ग हैं, वर्ग आपस में क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। देखो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो लाइव क्लास है इसको YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप इसको बार बार आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। आप तो इस लाइव के माध्यम से बोर्ड के हर विद्यार्थी तक इस चीज को पहुंचाने की कोशिश करो कि BVN टीम कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए वो कर रही है जो कोई भी नहीं कर रहा। उस हर विद्यार्थी को, राजस्थान बोर्ड में अपीयर होने वाले हर विद्यार्थी को वापस कक्षा 10 और 12 का रिवीजन करवाने का जिम्मा तो लिया है, तो केवल और केवल BVN टीम ने लिया है, और वो भी किसके माध्यम से, YouTube चैनल के माध्यम से, BVN स्कूल सीकर के माध्यम से आपको कंप्लीट फ्री रिवीजन निस्वार्थ भाव से केवल बच्चों को समर्पित ये चीज की गई है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा आप इसको फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चीज का फायदा मिल सके। तो हाँ, आते हैं हम वापस अपनी चर्चा पर। हम बात कर रहे थे किसकी, जो भी, जिस भी आदमी के हाथ में मोबाइल है, जो भी इस लाइव को देख रहा है, तुरंत प्रभाव से, सोचने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत प्रभाव से इसको आप शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र लोगों से शेयर करवाएं ताकि हर विद्यार्थी तक ये पहुंच सके। इस चीज को आप ज्यादा नहीं देखिए, तुरंत प्रभाव से, सोचने की जरूरत नहीं है आप क्या सोच रहे हैं, इसको तुरंत प्रभाव से आप शेयर कीजिए ताकि हर विद्यार्थी को इसका फायदा मिल सके। अब हम बात करते हैं किसकी, समरूपता की। देखो समरूपता के अंतर्गत सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जैसे हम बात करें समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है बेटा, तीनों भुजाएं समान होती हैं। अब जैसे समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। तो आप एक बात बताओ, ये कोण 60 का, ये कोण भी 60 का, ये कोण 60 का, ये कोण भी 60 का, ये कोण भी 60 का। तो आप एक बात बताओ, संगत कोण बराबर हुए कि नहीं हुए, तो संगत कोण बराबर होंगे तो संगत भुजाएं अपने आप समानुपाती होंगी कि नहीं होंगी। तो इनका रूप हमारे पास क्या हो गया, समरूप हो गया। यदि हमें ये कह दे कि कोई दो समरूप आकृतियों के आप उनको हमें उदाहरण बताओ, तो वर्ग, दो अलग अलग वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, वर्त, ये क्या हैं, ये समरूप आकृतियों के उदाहरण है। 10.1 के अभ्यास के अंतर्गत यही आपको सारी की सारी चीजें आपको दी गई है। अब हम बात करेंगे बेटा, सबसे पहले जिन चीजों की आपको हमेशा जिनका डर लगता है, क्या कि प्रमेय क्या है,
आज यदि आपने ये देख लिया तो आपके प्रमेय का सारा भूत आपका दूर चला जाएगा। और यदि इस हर विद्यार्थी का भला चाहते हैं, आप भूत उतारना चाहते हैं, तो इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी तक ये पहुंचे। तो हम सबसे पहली जो प्रमेय है वो प्रमेय हम ले रहे हैं। प्रमेय क्या है? देखो, सबसे पहली चीज प्रमेय के अंतर्गत, देखो बेटा, आपको ज्यादा किसी प्रकार के सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। नंबर 1 सबसे पहली प्रमेय देखो, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, जिसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोलते हैं, थेल्स प्रमेय बोलते हैं, 11.1 की प्रमेय हम ले रहे हैं। प्रमेय 11.1, प्रमेय 11.1 हमारे पास क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, देखो मैं लिख रहा हूं एक बार, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में, शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। सबसे पहली चीज हम यहां पर हम देखेंगे क्या कि दिया हुआ, सबसे पहली चीज यहां पर देखो, इस प्रमेय के अंतर्गत हम लोग क्या लिखते हैं कि दिया। देखो हमेशा ध्यान रखो, प्रमेय के अंतर्गत 4 अलग अलग स्टेप आती हैं। चारों स्टेप हमारे पास क्या है? सबसे पहली चीज हमारे पास आती है दिया है। नंबर 2 हमारे पास आता है सिद्ध करना। यह हमेशा प्रमेय के अंतर्गत ही दिया हुआ होता है, प्रमेय में ही दिया हुआ होता है। अब आपको देखो क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज, इसका मतलब हमें कोई त्रिभुज सबसे पहले दिया है। तो ये मैं यहां पर ले लेता हूं एक त्रिभुज। देखो ध्यान से देखना, बहुत आराम से देखना, ये सारा का सारा भूत आपका उठ जाएगा कि प्रमेय वाली प्रश्नावली हम पहले पढ़ते थे। यदि आज आप नहीं है तो आप आज, यदि आप कक्षा 10 में नहीं है और आप आगे बढ़ गए और आपको यदि प्रश्नावली में प्रमेय करना नहीं आया और यदि इस लाइव के साथ कंटिन्यू जुड़े हुए, तो आपके समझ में आ जाएगा कि यार ये प्रमेय सिद्ध कैसे होती है, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहली चीज दिया हुआ, किसी त्रिभुज की एक भुजा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये एक त्रिभुज है। किसी त्रिभुज की एक भुजा, मैं ये एक भुजा ले लेता हूं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, ये भुजा ले रहा हूं मैं, खींचा गया रेखाखंड शेष दो भुजाओं को, ये भुजा ली, इसके समानांतर एक रेखाखंड खींचा, वो क्या है? DE है, जो क्रमशः AB व AC को D व E पर काटता है। ये कौन सी भुजा है बेटा? शेष भुजा है। ये कौन सी भुजा है? ये शेष भुजा है। शेष भुजाओं को, शेष भुजा कौन सी होगी? AB व AC को समान अनुपात में बांटती है। ये चीज हमें क्या करनी है? ये हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है बेटा? यह है कि त्रिभुज ABC में इस भुजा के समानांतर ये DE समानांतर BC है, जो अब DE क्या करती है? AB व AC को क्रमशः D व E पर काटती है। तो दिया हुआ में क्या लिखोगे आप? इसको सीधी लैंग्वेज में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में BC समानांतर DE है, जो AB व AC को क्रमशः का मतलब क्या हो गया बेटा? AB को कहां काटती है? क्रमशः D व AC को कहां पर काटती है? E पर काटती है। ये हमें क्या है बेटा? ये हमें दिया हुआ है। समझ में आ रहा है आपके? अब नंबर 2, ये तो दिया हुआ आ गया। अगला हमारे पास आता है बेटा सिद्ध करना। सिद्ध देखो हमें क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि समानांतर है, इसमें काटती है,
किस समान अनुपात में बांटता है, अर्थात एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा ईसी। इसको अनुपात में एडी अनुपात बीडी बराबर एई अनुपात ईसी लिख सकते हैं, और अनुपात को भिन्न में लिखेंगे तो एडी बट्टा बीडी क्या सिद्ध करना है बेटा, एडी बट्टा बीडी बराबर एई बट्टा ईसी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर। अब यहां पर हमारे पास देखो हम लोग एक रचना करेंगे। जब हमें सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में देखो क्या आएगा बेटा, रचना में नंबर 1 देखो, सबसे पहली बात हम यहां से क्या करते हैं, एक बार तो इधर इसको मिला दो और इधर पहले मैं एक को ही मिलाता हूं, मैं इधर एक बार इसको मिला देता हूं। आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए। आप यहां पर देख रहे होंगे हमारे पास 2 त्रिभुज बन गए। एक तो त्रिभुज बन गया ये, और एक त्रिभुज बन गया ये। एक तो त्रिभुज बन गया ये, कौन सा, ए डी ई, और एक बन गया बी डी ई। ए डी मैंने इसलिए लेना है क्योंकि हमें इधर ए डी लेना है। ये बी डी वाला मैंने इसलिए लिया है क्योंकि नीचे मेरे को क्या चाहिए, बी डी चाहिए, क्योंकि दिया है और सिद्ध करना को आपको साथ में रखना है। अब देखो आपने पढ़ा होगा भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब ये इन दोनों का ये शीर्ष एक ही है, यहां से मैं समभुजा पर लंब डालूंगा, वो इसकी क्या होगी, ऊंचाई। अब त्रिभुज ए डी ई में लेता हूं तो इसका आधार तो ले लिया मैंने ए डी, तो ऊंचाई क्या होगी, यही हो जाएगी क्या, जिसको मैं ले रहा हूं ई एफ। तो यहां पर देखो एरिया मैं एक बार रफली बता रहा हूं आपको, ए डी ई बराबर बट्टा एरिया बी डी ई बराबर, देखो एरिया ए डी ई बराबर क्या होगा बेटा, 1/2। हमें पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या बेटा, ए डी, और ऊंचाई क्या है, ई एफ। इसी तरीके से जब मैं नीचे वाला त्रिभुज लूंगा ये, इसका आधार तो ले लेता हूं ये, अब ऊंचाई सीधी बताओ इस भुजा पर बाहर बढ़ने के बाद आएगा नहीं आएगा, सीधी यह शीर्ष से ये लंब डाल दिया तो ऊंचाई यही होगी। तो यहां पर 1/2 गुणा आधार क्या हो गया बेटा, बी डी, गुणा ऊंचाई क्या हो गया, ई एफ। ये कट गया और ये कट गया, हमारे पास क्या बचा बेटा, ए डी बट्टा बी डी, और इसको मैं क्या दे सकता हूं, समीकरण नंबर 1। क्लियर। इसी तरीके से मैं जब इस लाइन को खींचता हूं, भूल जाओ एक बार इसको, आप इसको भी भूल जाओ और एक बार इसको भी भूल जाओ। अब इधर काम कर दो जो मैंने इधर किया, तो इधर क्या है बेटा, ए ई चाहिए, तो ए ई को आधार लेके इस त्रिभुज को ले लूंगा मैं। नीचे क्या चाहिए बेटा, ई सी चाहिए, ई सी को आधार लेके मैं इस त्रिभुज को ले लूंगा। तो यहां पर हमारे पास देखो ऊपर एरिया ए डी ई बट्टा एरिया, बोलो क्या आया, सी डी ई, क्या आया, सी डी ई बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा आधार। अब ए डी ई में आधार क्या लोगे बेटा, यहां शीर्ष से लंब डाल दो, ये इसका आधार क्या हो गया, ए ई गुणा लंब, इसको मैं एफ जी ले लेता हूं, क्या ले लेते हैं, जी ले लेता। तो यहां से ये लंब क्या हो गया, ये आधार और ये लंब क्या हो गया, डी जी बटा नीचे 1/2 गुणा इसका आधार क्या ले लोगे बेटा, ई एफ, और लंब सीधा ये हो जाएगा ई एफ इसी गुणा डी जी, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, इसका आधार ये हो गया, सीधी ऊंचाई आ गई। ऊंचाई सीधी ऐसे की ऐसे आएगी, तो यहां पर देखो ये कट गया ये कट गया, क्या बेटा बचा बेटा, अब हमें सिद्ध ये करना है कि ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी, यही सिद्ध करना है। देखो इसका मतलब ये इधर वाला मामला हमारे पास क्या बेटा, बराबर है,
इधर वाला मामला हमारे पास क्या है, बराबर है। तो आप देखो कि ऊपर वाले तो दोनों बराबर पहले से ही है, बात बची नीचे वालों की। ये नीचे वाले बराबर हो सकते हैं क्या? मैं अब लाइन वापस खींच देता हूं। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, आपने कक्षा 9 के अंदर प्रश्नावली पढ़ी होगी कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य, ये दो समानांतर रेखाएं हैं, इनका ये आधार ले लिया मैंने, एक तो ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। इन दोनों त्रिभुजों, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, बराबर होता है। बेटा ध्यान दो, ये तो क्या लिया, आधार, और ये दोनों समानांतर है या नहीं है, ये समानांतर है, तो यहां पर ये दोनों समानांतर हैं और इनका ये आधार लिया, तो एक तो ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज हो गया, दोनों का क्षेत्रफल बताओ बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रमेय के माध्यम से हम इस चीज को यहां पर लिखेंगे, एरिया BDE बराबर एरिया CDE, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। इसको मैं दे दूंगा समीकरण नंबर 3। फिर हम लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। 3 से तो क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, और 1 व 2 से क्या हो गया, यदि ये दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और यही बेटा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। AE बटा क्या हो गया बेटा, AC हो गया। आपके समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना है। तो रचना में क्या करोगे बेटा, सबसे पहला काम हमने क्या किया, यहां से इस पर ये लंब डाला। हम सबसे पहले रचना क्या करेंगे बेटा, EF लंब AB कोमा DG लंब AC खींचा तथा क्या किया, BE व CD को मिलाया। BE व CD को क्या कर दिया बेटा, मिला दिया, इनको मिलाया, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद में देखो हमारे पास आता है बेटा उपपत्ति। उपपत्ति में ये चीज हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम सूत्र लगाएंगे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेटा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और इकाई क्या होती है बेटा, वर्ग इकाई होती है। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और इकाई क्या रहेगी, वर्ग इकाई। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये दोनों चीज हम लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये और ये दोनों ले लेंगे, सीधा का सीधा क्या लिखोगे, एरिया ADE बट्टा एरिया BDE बराबर, ऊपर तो वो आ जाएगा सीधा का सीधा 1/2 गुणा AD गुणा EF और 1/2 गुणा BD गुणा EF। ये कट गया और ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा बेटा, AD बट्टा BD, और इसको मैं क्या दे दूंगा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यानी इसी आकृति के अनुसार हमारे पास क्या होगा, वो चीज हम लिखेंगे वापस कि एरिया ADE बट्टा एरिया BDE बराबर 1/2 गुणा आधार क्या लेना है बेटा, आपको बताया था मैंने आपको, AE गुणा ऊंचाई क्या हो गया, लंब हो गया DG गुणा DG। इसी तरीके से यहाँ पर 1/2 गुणा आधार क्या लिए बेटा, इसी कौन से त्रिभुज का, इस त्रिभुज का, तो इसी गुणा DG, तो बराबर ये भी कट गया ये भी कट गया, हमारे पास बच गया AE बट्टा EC। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम पर में वो लिखेंगे कौन सी, कि एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य, दोनों हमारे पास आ गया। अब समीकरण 1 व 2 से हमारे पास ये स्थिति आ गई, AD बटा BD बराबर क्या हो गया, AE बटा AC। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम पर में लिखेंगे क्या, कि एक ही आधार, कक्षा 9 में हमने पढ़ा था, एक ही आधार एवं एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य बने हुए
त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव क्या होता है, समान होता है। तो हमारे पास क्या है बेटा, ये एक दो समानांतर रेखाएं हैं, इनका ये एक आधार है, इस आधार पर ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इन दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। उसके लिए परिमेय हम क्या लिखेंगे, एक ही आधार, क्या लिखोगे बेटा, एक ही आधार एवं एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, सदैव समान होता है। इसलिए हमारे पास क्या हो गया, देखो हमारे पास आ गया एरिया BDE, क्या बेटा, एरिया BDE बराबर क्या होगा, एरिया CDE, एरिया CDE। तो ये दोनों बराबर हैं, इसको हमने दे दिया बेटा समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास क्या हुआ, समीकरण 1, 2 व 3 से तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों बराबर हैं, और 1 और 2 को लेंगे तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, नहीं हो गए, तो ये आपस में बराबर हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 व 3 से हमारे पास क्या होगा, AD बट्टा BD, क्या होगा बेटा, AD बट्टा BD बराबर होगा AE बट्टा EC। इस तरीके से हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को हमने सिद्ध कर दिया, क्या कि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींचा गया रेखाखंड, त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींचा गया रेखाखंड शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। तो यहां पर हमारे पास AD बट्टा BD बराबर क्या हो गया, AE बट्टा EC हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं, इसका विलोम भी कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, यदि कोई रेखाखंड किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है तो वह रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है बेटा, समानांतर होता है। क्या यहां पर मैं ये लिख रहा हूं कि ये हमारे पास त्रिभुज है ABC, इसमें ये DE क्या है, ये DE रेखाखंड क्या करता है, AB व AC को समान अनुपात में बांटता है। अर्थात ये करता है, ये चीज करता है। यदि AD बट्टा BD हम बात कर रहे हैं किसकी, इस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय के विलोम की हम बात कर रहे हैं कि AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC होगा, तो क्या होगा, DE समानांतर क्या होगा, BC होगा। अर्थात ये सीधी और उल्टी दोनों तरफ से ये प्रमेय हमारे पास काम करेगी। ये हमारे पास हुई प्रमेय 11.2 की प्रश्नावली के अंतर्गत जो प्रमेय काम में आएगी, ये हमारे पास सीधी प्रमेय और ये विलोम प्रमेय इस तरीके से हमारे पास काम आएगी। अब हम 11.2 के कुछ सवालों की हम चर्चा करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस प्रमेय का प्रयोग हमारे पास क्या होगा। देखो अंत में हम कुछ शानदार बात करेंगे आपके साथ 5 से 7 मिनट, जिसमें आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको इस टाइम का सदुपयोग करके और अच्छे तरीके से आपको मेहनत करनी है। आप जुड़े रहें कंटिन्यू लाइव के साथ, अंत में ये सारी चीजें आपको बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस लाइव का और जो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो सारी चीज आपको मिलेंगी। लेकिन ये सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा, कंटिन्यू आप एक साथ जुड़े रहें। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 11.2 के पहले सवाल की। देखो हमारे पास सवाल क्या है, मैंने आपको प्रश्नावली की शुरू में बताया था कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना गणित के अंदर क्या तो हमें दिया हुआ है और क्या हमें पूछ रहा है, ये चीज हमें सबसे पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए। गणित के अंदर सबसे पहली कुंजी हमारे पास यही है, पहली सीढ़ी हमारे पास इसकी यही है। तो हम बात करते हैं पहले सवाल की। हमें दे रखा है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व AC पर क्रमशः बिंदु D व E इस प्रकार स्थित हैं। देखो क्या है, ABC
में DE, ये तो D और E, ये DE इस प्रकार स्थित है कि DE समानांतर क्या है, BC है। DE समानांतर क्या है, BC है। DE BC के समानांतर है। तो सबसे पहली चीज हम यहां पर सवाल के अंदर लिखते हैं, क्या त्रिभुज ABC में DE समानांतर क्या है, BC है। एवं एक तो आपको ये दिया हुआ है और हमें क्या दे रखा है, जैसे हम पहला सवाल लेते हैं, पहले में पहला AD बराबर 6 सेंटीमीटर, AD बराबर कितना बेटा 6 सेंटीमीटर, BD बराबर हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर और AE हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और AC का मान हमें पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, AC का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली चीज देखो नंबर 1 पर आप एक बात बताएं, यहां पर यदि हमें DE समानांतर BC दिया हुआ है, क्या DE समानांतर BC दिया हुआ है, ये समानांतर दिया होगा तो AD बट्टा BD बराबर क्या होगा बेटा, AE बट्टा EC होगा, बराबर क्या होगा, AE बट्टा EC होगा। तो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, क्या होगा, AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC। देखो AD क्या है, AD हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BD क्या है 9 सेंटीमीटर, AE क्या है 8 सेंटीमीटर और EC आ गया। अब हमें मान किसका पूछा था बेटा, AC का, लेकिन EC का मान आ जाएगा, AE का मान हमें दे रखा है 8 और इसका मान हमारे पास आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास किसका मान आ जाएगा, AC का मान आ जाएगा। तो यहां पर देखो अब कौन सा गुणा करने पर बेटा, वज्र गुणा करने पर। तो वज्र गुणा करेंगे, EC गुणा 6 बराबर 8 गुणा 9। तो यहां पर देखो या 6 गुणा में किस में चला जाएगा बेटा, भाग में। EC बराबर क्या आएगा, 8 गुणा 9 बट्टे 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 के पड़े से काट दिया 4 4 3 12। ये कितने सेंटीमीटर आ गई बेटा, 12 आ गई और ये कितनी है 8। तो इन दोनों को जोड़ दो, चूंकि AC बराबर क्या होगा, AE प्लस EC बराबर 8 प्लस 12 बराबर कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास AC का मान हम ज्ञात करेंगे, किसका प्रयोग करके बेटा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का प्रयोग करके। इस तरीके से हमें सवाल करना है। और दूसरे सवाल में हमें दे रखा है कि ये बताइए कि ये रेखाएं हमारे पास क्या हैं, ये समानांतर हैं या नहीं है। तो समानांतर होने या नहीं होने की हमें बताना है। तो यदि ये अनुपात हम ज्ञात करेंगे, क्या AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC ज्ञात करेंगे। पहले तो AD बट्टा BD का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर AE बट्टा EC का मान ज्ञात कर लेंगे। दोनों समीकरण देंगे, दोनों में यदि बराबर आता है तो ये समानांतर होगी और बराबर नहीं आता है तो ये समानांतर नहीं होगी। इस तरीके से हमें सवाल करना है। अब हम अगले सवाल की हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल नंबर 3। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो देखो सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति 11.16 में सबसे पहले जो आपको आकृति दे रखी है उस आकृति की हम बात करते हैं। यहां पर दे रखा है A, B और C। क्या दे रखा है, A, B, C। अब यहां पर एक बिंदु O दिया हुआ है, यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया और यहां से ये आ गया। यहां पर हमें क्या दे रखा है बेटा, O। इसके अंदर हमें यहां M दिया हुआ है, यहां हमें N दिया हुआ है और यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है और इनको आपस में मिलाया गया है। अब आप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, क्या देखो इसमें OA, OB, OC, OA, OB व OC पर क्रम से L, M व N है।
बिंदु इस प्रकार है कि एल एम समानांतर ए बी, ध्यान देना, एल एम समानांतर ए बी, समानांतर क्या है, ए बी है। तो इसको मैं यहां से उठाता हूं। आप एक बात बताओ, ये हमारे पास, अब देखो सबसे पहले ये समानांतर है, तो हमें ये पता चल गया कि भाई यहां पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लग रही है। कौन सी प्रमेय लग रही है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्यों आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज के, तो ये हमारे पास क्या बेटा, ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींचा गया रेखाखंड शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। इसका मतलब यहां से हमें क्या मिला, ए एल बट्टा एल ओ, ए एल बट्टा ओ एल बराबर होगा बी एम बट्टा एम ओ। तो ये बताओ आएगा कि नहीं आएगा भाई, हमारे पास ए एल ये बट्टा ये, तो बराबर ये बट्टा ये होगा कि नहीं होगा, ये समीकरण आ गया। आगे चलो क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है एम एन समानांतर बीसी, एम एन समानांतर क्या है, बीसी है। तो ये दोनों समानांतर होंगी तो क्या होगा बेटा, बी एम बट्टा एम ओ बराबर, बी एम बट्टा एम ओ बराबर क्या होगा, एन सी बट्टा एन ओ, एन सी बट्टा क्या आएगा, एन ओ। तो यहां पर ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 2, इसके अंतर्गत आ गया, आया, इसमें प्रमेय काम कर रही है। अब इससे देखो आपको इन दोनों समीकरणों से क्या मिल रहा है, ये दोनों बताओ बराबर हैं कि नहीं है, ये दोनों बराबर, तो बताओ ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि देखो ये इसके बराबर है और इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर ये हुई और इसके बराबर ये हुई, तो बताओ ये दोनों आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, हमारे पास ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्या, ए एल बट्टा एल ओ बराबर एन सी बट्टा एन ओ, एन सी बट्टा एन ओ, एन सी बट्टा एन ओ। तो ये दोनों एन सी बट्टा एन ओ बराबर ए एल बट्टा ये होगा। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या होगा, यदि ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है तो बताओ ये दोनों समानांतर होंगी कि नहीं होंगी, ये समानांतर होंगी, ये हमें मिल रहा है। और ये हमें पूछ रहा है कि एल एन समानांतर AC, क्योंकि ये समानांतर कब होंगी, जब ये अनुपात बराबर होगा। और ये अनुपात कहां से बराबर होगा, ये यहां से बराबर होगा। समझ में आ गया सवाल। इस तरीके से हमें क्या करना है, इन सवालों का हल करना है। तो सबसे पहले देखो नंबर 1 हल के अंतर्गत हमारे पास क्या है, आकृति में यहां पर सबसे पहले हम लेंगे आधारभूत समान। देखो पहले वो त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज AOM में, त्रिभुज AOM में क्या है, AB समानांतर LM है, AB समानांतर क्या है, LM है। ये अतः क्या होगा, अतः कौन सी प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, AL बट्टा OL या LO एक ही बात है, बराबर BM बट्टा MO, समीकरण नंबर 1। और त्रिभुज नीचे वाला लेंगे BOC में, त्रिभुज BOC में क्या है, BC समानांतर MN है, BC समानांतर क्या है, MN है, BC समानांतर MN है। अतः क्या होगा, हमारे पास BM बट्टा MO बराबर NC बट्टा NO, समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास क्या होगा बेटा, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बताओ ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो बताओ ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। समीकरण 1 व 2 से होगा AL बट्टा LO बराबर NC बट्टा NO। तो अब यहां पर क्या होगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या होगा, LN समानांतर क्या होगा, AC होगा, LN समानांतर क्या होगा, AC होगा। और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसी प्रकार हम एक सवाल और ले लेते हैं, सवाल नंबर 5 का सवाल देखो क्या है,
पांच का सवाल क्या है, पांच के सवाल के अंतर्गत देखो हमें दे रखा है आकृति 11.17 में। मैं सबसे पहले देखो आकृति बना देता हूं। ऊपर मैं ले रहा हूं, देखो सबसे पहले मैं आकृति के अनुसार चलता हूं। DE समानांतर BC है, यहां DE है और समानांतर क्या है, BC है। तो सबसे पहले देखो यहां से मैं जैसे दे रखा है ना, वहीं से अपन करना शुरू कर देते हैं। एक बार मैं रफली काम यहां पर करता हूं आपको समझाने के लिए। अब ये दोनों समानांतर DE समानांतर BC है, तो आधारभूत समानुपातिकता से क्या होगा बेटा, AD बट्टा BD क्या होगा, AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC। ये हमें जरूर प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। आगे चलो, आगे हमें क्या कर रखा है, CD समानांतर EF, CD समानांतर EF, ये दोनों समानांतर है। इस नीचे वाले भाग को भूल जाओ आप, ये दोनों समानांतर है। तो आप एक बात हो बेटा, AF बट्टा FD, AF बट्टा FD बराबर AE, इसको भूल जाओ, AE बट्टा क्या होगा, EC। AE बट्टा EC के बराबरी ये है और AE बट्टा EC के बराबरी ये है। तो बताओ ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यहां तक हम पहुंचे हैं, ठीक है, जो दिया उसके अकॉर्डिंग। अब आगे क्या पूछ रहा है, देखो आगे हमें कह रहा है AD स्क्वायर बराबर AB गुणा AF, AD स्क्वायर गुणा AB गुणा AF, ये हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। तो हमें जो दिया हुआ था वो चीज हमने ले ली, जो चीज हमें दी हुई थी वो हमने ले ली। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये अपन को दिया हुआ था और यहां से अपन को ये प्राप्त होगा। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो अपन देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज सवाल नंबर 5 में हम लोग लिखेंगे, दिया है, दिया हुआ में क्या है, आकृति में DE समानांतर BC। देखो त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, DE समानांतर क्या है, BC। एवं दूसरी चीज हमें क्या दे रखा है, EF समानांतर क्या है, DC है। अब देखो हमें ये तो हमें दिया हुआ है, अगली चीज हम बात करते हैं बेटा सिद्ध करना। देखो सिद्ध क्या करना है, ध्यान देना, सिद्ध करने के अंतर्गत क्या है, हमें यह सिद्ध करवा रहा है कि AD स्क्वायर, क्या सिद्ध करवा रहा है, AD स्क्वायर बराबर, AD स्क्वायर बराबर होगा AB गुणा AF, AB गुणा AF, AD स्क्वायर गुणा क्या होगा, AB गुणा AF। अब देखो हमारे पास क्या आता है, ये हमें दिया हुआ है। अब हल के अंतर्गत या उपपत्ति में देखो हम क्या करेंगे, चाहे हल लिख दो चाहे उपपत्ति लिख दो। अब इसके अंतर्गत देखो हमारे पास ये स्थिति आ रही है। अब आप एक बात बताएं मेरे को, ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी यहां से हमें ये प्राप्त हो रहा है, क्या मैंने आपको बताया, AD बट्टा BD बराबर AF गुणा FD, ये मिल रहा है। यानी हमें इसमें क्या चाहिए, AF BC, भाई ये आएगा तो इसका मतलब यहां से कुछ ना कुछ होना है, क्लियर। अब यहां पर क्या आएगा, इसको हमें AD भी चाहिए, AF भी चाहिए, इसको उल्टा कर दो बेटा, क्योंकि देखो न तो हमें BD चाहिए और न हमें FD चाहिए। इसको जैसे हम उल्टा करेंगे तो BD बट्टा AD बराबर AFD बट्टा AF, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ देंगे, +1+1। कैसे, दोनों में जैसे एक एक जोड़ेंगे तो ये इसमें जुड़ेगा, AD को 1 से गुणा किया, AD प्लस BD, तो AD प्लस BD क्या बना भाई, AB। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, AB, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, AD। AF प्लस FD, AF प्लस FD क्या आ गया बेटा, AD, दोबारा AD आ गया, AF आ गया। अब बताओ वज्र गुणा करोगे, AD गुणा AD, AD स्क्वायर हो गया, AB और AF आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो हम इसको वापस देखते हैं एक बार कैसे।
तो यहां पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समानांतर बीसी है। अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा बेटा, ये होगा, क्या लिखोगे, ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी, और ये हो गया समीकरण नंबर 1 नंबर। दूसरा, पुनः हमारे पास क्या होगा, कौन सा त्रिभुज लेंगे बेटा, ए डी सी में इसी प्रकार यानी इसी प्रमेय से हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में क्या है, ई एफ समानांतर डीसी है, ई एफ समानांतर क्या है, डीसी, इसी प्रमेय से क्या होगा, ए एफ बट्टा एफ डी, क्या होगा, ए एफ बट्टा एफ डी बराबर ए ई बट्टा ई सी, समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास क्या होगा बेटा, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ये देखो ये आपस में बराबर हैं या नहीं है, ये दोनों बराबर, तो बताओ ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे बेटा, ए डी बट्टा बी डी बराबर ए एफ बट्टा एफ डी, ये हमें चाहिए। अब हमें देखो न तो बी डी चाहिए न एफ डी चाहिए, उल्टा कर दो, उल्टा कर देंगे और दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दो, दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर, एक एक जोड़ने पर, तो जैसे हम जोड़ेंगे देखो बी डी बट्टा ए डी +1, उल्टा करते चले जाओ एफ डी बट्टा ए एफ +1, तो इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, या लघुत्तम क्या आ गया, जैसे मैं थोड़ा सा जोड़ के बताऊं आपको, ए डी में ए डी का भाग लगा, एक बार गया, एक को बी डी से गुणा किया बी डी प्लस इसके बट्टा में 1 है, सीधा भाग लगाओ, ए डी बच गया, ए डी को ऊपर वाले 1 से गुणा किया ए डी बराबर, इसी तरीके से ये जुड़ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, एफ डी प्लस ए एफ बट्टा ए एफ, ए डी और बी डी को जोड़ो, ए डी और बी डी को जोड़ो, बताओ क्या बन गया भाई, ए बी, तो ऊपर हमारे पास आ गया ए बी बट्टा ए डी, एफ डी और ए एफ, एफ डी और ए एफ को जोड़ो, क्या बन गया, ए डी, ऊपर भी ए डी बन गया, नीचे क्या आ गया बेटा, ए एफ आ गया। कौन सा गुणा करने पर बेटा, वज्र गुणा करने पर, कौन सा गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे, एडी को एडी से गुणा करो, बताओ क्या आएगा, एडी स्क्वायर बराबर ए बी गुणा ए एफ, इति सिदम। लगभग सारे सवाल आपको इसी तरीके से आपको ये सारे के सवाल आपको करने हैं। अब देखो हम बात करेंगे, अब आप लोगों को मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने आप को पीछे रखने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को आज से एक ही काम करना है। सबसे पहला काम आप लोग ये करेंगे कि अपनी किताब को खोलिए, अपने लेसन को देखिए और आप पहले ये डिसाइड कर लें, क्योंकि कक्षा 12 के अंदर मैथमेटिक्स का केवल अकेले का पेपर है और कक्षा 10 में गणित और एसएसटी दोनों का पेपर है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी किताब खोलिए और उसमें अपने सिलेबस को अपने सामने लिखिए और उसके सामने दिन लिखिए कि आपके पास कितने दिन शेष हैं और कितनी प्रश्नावली आपके पास हैं। जो दिन है आपके पास, जो समय है और जो प्रश्नावली है, उसको आप एक साथ लिख लें और जितने समय में जितनी प्रश्नावलियों को आप निकालेंगे अलग अलग भागों में आप डिवाइड कर लें। आपको 24 घंटे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किस तरीके से पढ़ूं दिन रात, ना, आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। केवल पर डे आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। जो आपको दिया गया है, एक एक प्रश्नावली के एक एक सवाल को आप लोग निकाल सकते हैं। यदि लगातार आप
हर दिन आप 4 से 5 घंटे यदि आपने मेहनत की तो 24 घंटे में से आपको केवल मैं 4 से 5 घंटे के लिए कह रहा हूं, आपको मैं 19 से 20 घंटे के लिए नहीं कह रहा कि आपको 19 से 20 घंटे मेहनत करनी है, 4 घंटे आपको सोना है, ये नहीं कह रहा। मैं 24 घंटे में केवल और केवल आपके लिए 4 से 5 घंटे मांग रहा हूं। आप 4 से 5 घंटे लगातार आप अपने सवालों को यदि आप निकालेंगे तो 5 दिन के बाद में आपको पता चलेगा कि आप कहां तक आप पहुंच गए। और यदि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूं तो थोड़ा सा आप समय को बढ़ा दें और बिल्कुल निष्फिकर शांति प्रिय आपको बीवीएन के द्वारा करवाए गए सिलेबस को, ये आपका सौभाग्य है कि आपको बीवीएन टीम बिल्कुल फ्री आपको पढ़ा रही है। जैसे जैसे जो चैप्टर आप हल करें, आप पहले बीवीएन टीम द्वारा यूट्यूब चैनल बीवीएन स्कूल सीकर पर पहले उस वीडियो को आप देखें और वीडियो को पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद जिस प्रश्नावली का आप वीडियो देख रहे हैं, प्रश्नावली वाइज आपको वीडियो डाले हुए हैं, पहले उन वीडियो को देखिए, वीडियो को समझिए और उसके बाद में उस पूरी प्रश्नावली को हल कीजिए। आपको ये लगेगा कि मैं बहुत ही आराम से जैसे मैंने पहले पढ़ाया था उसी तरीके से मेरे पूरा का पूरा रिवाइज हो गया। सारी चीज आपके सामने एक साथ आ जाएंगे और आप टारगेट प्राप्त करेंगे कि 100 में से 100 अंक आने का। और अब आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपके 100 में से 100 अंक आने चाहिए। जय भारत, जय बीवीएन, जय हिंद।